Hello everyone, I am back with the 8th lecture of the chapter The Enemy from your book Vistus. Students, in the last lecture we have already discussed that Sadao was operating the prisoner. He has already started the operation and Hannah got sick. Hannah बीमार हो जाती है, that means she starts to vomit, but she gathers her strength and comes back in the room again. वो अपने सारे स्ट्रेंथ को इकट्ठा करती है और वो रूम में वापस आती है बिकॉज शी नोज दैट सदाव इज़ अलोन इन दिस ऑपरेशन एंड शी नीड्स टू हेल्प हिम एंड शी केम बैक टू हेल्प हर हस्बैंड. वो वापस आती है अपने हस्बैंड को हेल्प करने के लिए. नाउ वाइल ही वॉज ऑपरेटिंग एंड हैना वॉज गिविंग द पेशेंट द एनेस्थीसिया, शी वॉज वंडरिंग many things. She was wondering that she was just praying that the prisoner might not have been tortured in the prison, कि उसको बस torture ना किया गया हो. वो hope कर रही है, ऐसी उम्मीद कर रही है. And she is looking at the patient very piteously. She has sympathy and she has mercy for the patient. With this, all this shows that the Sadao and Hannah are good people. They know that the person is their enemy. उनका वो दुश्मन है. But then also Sadao is operating him. He is trying his best to save his patient. And Hannah is sick. She is not able to tolerate those blood and everything. But then also she is helping her husband and she is giving her best. She is trying her 100%. And not only that, she is having pity on the patient also. She is praying that he might not have been tortured. And she wonders that how the people in the prison get suffered or they are tortured there, whether the stories that she has heard is true or not. So, and all these things are flashing in her mind. And all of a sudden, Sadao, the instrument of Sadao hits something hard, and that's the bullet that hit the prisoner. वो उसको bullet मिल जाता है and Sadao feels very हैप्पी. उसको बहुत खुशी होती है कि फाइनली जो बुलेट है वो मुझे मिल गया जो कहीं पे अटका हुआ था. नाउ ही वॉज ऑपरेटिंग दैट ओनली. तो फाइनली ही इज़ वेरी रिलीव्ड. उसको बहुत ही खुशी होती है. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. और इन लोगों को डॉक्टर है तो इनको पता होता है बॉडी के हर एक एटम के बारे में पता होता है कि कौन सा एटम कहाँ पे है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है और कितने डिस्टेंस पे है, कि सब चीज़ें इन लोग को मालूम होती है. ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशली सर्जन बन गए हैं तो दैट मीन्स दे आर एक्सपर्ट. ठीक है. तो इनका जो पुराना प्रोफेसर था, अमेरिकन प्रोफेसर एनाटॉमी का मतलब ये एक ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें बॉडी के हर एक अंग, हर एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है. जैसे वो एनिमल का स्ट्रक्चर हो, वो ह्यूमन का स्ट्रक्चर हो, वो किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर हो, लेकिन या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर हो, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में उसमें इस ब्रांच में पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है. ठीक है. तो उसको याद आता है कि जो हमारे पुराने अमेरिकन प्रोफेसर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से हम लोग को ये नॉलेज दिया है कि एनाटॉमी का ज्ञान बहुत अच्छे से हम लोग को उस प्रोफेसर ने दिया है. इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन. सर्स और उसको याद आता है कि उसके जो पुराने प्रोफेसर थे, अमेरिकन प्रोफेसर जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ाई थी, वो एक बात कहा करते थे कि अगर तुम ह्यूमन बॉडी में कुछ भी इग्नोर करते हो या एक सर्जन उसमें उसके ह्यूमन बॉडी में कुछ भी इग्नोर करता है, ये एक कार्डिनल सिन है, ये एक पाप है. सिन का मतलब पाप. ठीक है. ये एक कार्डिनल सिन है. ये बात वो ओल्ड प्रोफेसर बार बार बोला करता था कि तुम अगर ह्यूमन बॉडी में अगर कोई चीज़ को इग्नोर करते हो, नज़रअंदाज कर देते हो, इसका मतलब है कि ये तुम एक पाप कर रहे हो. ठीक है. तुमको कुछ भी अगर अनयूजुअल नज़र आता है तो. he had thundered at his classes year after year. और ये जो शब्द थे वो अपने क्लास में गरज कर चीख कर बोला करते थे. यानी ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इंसानी शरीर के बारे में कुछ भी चीज़ अगर इग्नोर कर रहे हो, कुछ तुमको नज़र आता है और अगर उसको तुम इग्नोर कर देते हो, विच मीन ये तुम पाप कर रहे हो, ये तुम्हारे हाथ से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है.
to operate without complete knowledge of a human body as if you had made it anything less than it is a murder. और वो ये भी कहता है कि अगर ह्यूमन बॉडी का तुमको कंप्लीट नॉलेज नहीं है और फिर भी तुम उसको ऑपरेट कर रहे हो बिना कंप्लीट नॉलेज के, इसका मतलब ये एक साफ़ सुथरा मर्डर है, तुम उस आदमी का मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर तुमको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है और उस काम को तुम कर रहे हो तो इसमें रिस्क ज़्यादा है ना। ऊपर से यहाँ ह्यूमन बॉडी है, यहाँ ऐसा नहीं है कि ऑपरेट कर दिए फिर भी वो ज़िंदा रहेगा। तो ऑपरेशन अगर ख़राब होता है या गलत होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है उस बारे में, तो इंसान की जान ही जाएगी सीधा। तो ये कमिटेड मर्डर हुआ ना, तो तुम एक मर्डर कमिट कर रहे हो। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड। और सदाव अब ये सारी बातें जब उसको याद आती हैं, उसके बाद जब वो उस गोली फिर से देखता है तो उसके दिमाग में फिर से ख्याल आता है कि वो बड़बड़ाना शुरू करता है और कहता है कि ये एग्जैक्टली जो गोली है वो एग्जैक्टली किडनी के पास भी नहीं है मेरे दोस्त। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, किडनी के पास भी नहीं है मेरे दोस्त। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। और ये उसकी पुरानी आदत थी कि वो अपने पेशेंट से बात करता था, यानी कि उसके पेशेंट बेहोश भी हैं लेकिन वो खुद में बड़बड़ाता रहता था। और जब वो पूरी तरीके से ऑपरेशन में खोया हुआ रहता है तो वो बोल बोल करके ऑपरेशन करता है, और उसका पेशेंट भले ही बेहोश है लेकिन वो फिर भी उनसे बातें कर रहा होता है। यानी ये सिर्फ बोलता रहता है, ऐसा लग रहा है कि वो पेशेंट उधर से रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन वो तो बेहोश है। लेकिन ये इसकी आदत है, पुरानी आदत है। ये बहुत ज़्यादा जब गुम हो जाता है अपने काम में, ऑपरेशन करने में, तो ये बड़बड़ाता है। तो इसीलिए वो कहता है कि जो गोली है वो बहुत ज़्यादा किडनी एग्जैक्टली किडनी के पास भी नहीं है मेरे दोस्त। My friend, he always called his patient and so now he did, forgetting that this was his enemy. और वो अपने पेशेंट्स को my friend बोल करके रेफ़र करता था। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन दूसरी है। यहाँ तो जो पेशेंट है वो उसका दोस्त नहीं है, वो उसका दुश्मन है, फिर भी वो उसको माई फ्रेंड बोल करके रेफ़र कर रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा गुम हो चुका है अपने काम में, इतना ज़्यादा मग्न है। तो सोचो किस कॉन्सेंट्रेशन, किस डेडिकेशन के साथ वो अपने काम को करता है कि उसको ये तक ध्यान नहीं है कि जो पेशेंट है जिसको वो मेरा दोस्त कह रहा है वो उसका दोस्त नहीं, वो उसका दुश्मन है। Then quickly, with the cleanest and the most precise of incision, the bullet was out. और जल्द ही, बहुत जद्दोजहद करने के बाद एक साफ सुथरा सा वो मोस्ट प्रिसाइज इंसिजन करता है, यानी कि बस एक चीरा लगाता है। इंसिजन का मतलब होता है चीरा लगाना, और प्रिसाइज का मतलब होता है शुद्ध, एक्यूरेट। तो एकदम बहुत ही शुद्ध रूप से एकदम एक्यूरेट चीरा लगाता है और वहाँ से वो बुलेट को एकदम साफ़ सुथरे तरीके से निकाल देता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया कि बुलेट एग्जैक्टली है कहाँ पे। वो तो अपना हाथ उंगली अंदर डाला और घुमा करके देखा कि बुलेट कहाँ पे है फंसा हुआ, तो वो उसको महसूस होता है कि किडनी के पास भी नहीं है, तो और किडनी से भी कहीं और इधर उधर है। तो वो वहाँ पे एग्जैक्टली जब पोजीशन उसको पता चल जाती है बुलेट की, तो वो एक चीरा लगाता है और वहाँ से बुलेट को निकाल देता है। द मैन quivered but he was still unconscious. जो आदमी है, जो पेशेंट है, वो काँप रहा है, क्विवर कर रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। अब किसी के बॉडी से कुछ निकाल दिया जाए और उसके बॉडी में चाकू छुरी चल रही है, उसको हल्का हल्का होश आ रहा है, अभी भी वो बेहोश ही है लेकिन हल्का हल्के होश में वो तड़प रहा है, काँप रहा है। ठीक है। Nevertheless, he muttered a few English words. ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन उस दर्द में ही जब वो कराह रहा था तब वो कुछ इंग्लिश के शब्द वो उच्चारण करता है। जैसे कि वो लोग तो जापानीज़ हैं और वो तो अमेरिकन है, तो वो इंग्लिश वर्ड्स ही बोलेगा। तो वो कहता है गट्स, ही मटर्ड चोकिंग, खांसते हुए, उसका गला फंस रहा है, फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है, कह रहा है गट्स, दे गॉट माई गट्स, वो उन लोगों ने मेरी हिम्मत को पकड़ लिया, यानी कि मुझे पकड़ लिया था उन्होंने। दे गॉट माई गट्स। गट्स का दो मीनिंग होता है, एक गट का मतलब होता है हिम्मत, डेयरिंग, और एक गट आपके बॉडी का कोई पार्ट, अगर इसको भी बोलते हैं, जैसे कि आपका कॉलर पकड़ लेना या जो भी चीज़ जो हिम्मत को रिप्रेजेंट करती है उसको गट बोला जाता है। तो यहीं पे इस तरीके की कोई भाषा बोल रहा है, वो कहता है गट, दे गॉट माई गट। दे यहाँ कौन है? जिन लोगों ने इसको गोली मारी, ठीक है, उनके बारे में बात कर रही है। सदाव, हैना क्राइड शार्पली, और हैना डर जाती है जैसे ही वो बोलता है, क्योंकि अब एक
अधमरा आदमी अचानक से जिसको होश आ रहा है हल्का हल्का, वो कह रहा है गट, बड़बड़ा रहा है, वो भी पेशेंट भी बड़बड़ा रहा, कहता है गट, दे गॉट माई गट। और हैना डर जाती है और हैना चीखती है सदाओ, हश, सदाओ सेड, और सदाओ कहता है शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट। और अचानक से वो ये बोलते बोलते, जो आदमी है, जो पेशेंट है, वो वापस से साइलेंट हो जाता है, अपनी गहराइयों में खो जाता है, नींद में चला जाता है, और इतना गहरा हो जाता है कि मतलब प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, वो इतनी डीपली वो साइलेंट होता है। डीपली साइलेंट होने का मतलब होता है कि ना आपको सांस की आवाज़ सुनाई दे रही है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, तो सदाओ को थोड़ा सा डर होता है, इसीलिए वो उसके रिस्ट को उठाता है, उसके हाथ को उठाता है, उसके पल्स को चेक करने की कोशिश करता है। हेटिंग द टच ऑफ इट, वो जब उसके हाथ को उठाता है तो उसको डर हो जाता है कि हम इतना मेहनत किए, हम जैसे ही बुलेट निकालेंगे, 2 शब्द बड़बड़ाया और अचानक जो शांत हो गया, तो अचानक शांत होने का मतलब है कि पेशेंट मर गया, या तो अब नहीं है वो, है ना। अचानक वो बोल रहा था, बोलते बोलते अचानक चुप हो गया वो, तो अचानक चुप हुआ, इसका मतलब सदाओ को लगा कि ये अब नहीं रहा। इसीलिए सदाओ जब उसके रिस्ट को उठाता है तो उसको नफरत हो रही थी कि हम इतना मेहनत किए और ये नहीं बचा, तो वो अब उसके रिस्ट को उठाता है, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो उसके पल्स को चेक करे, लेकिन वो फिर भी उसके पल्स को चेक करता है। येस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट, लेकिन उसको पल्स मिलती है, बहुत धीमी, एकदम फेंट पल्स मिलती है, लेकिन पल्स थी। सो फीबल, एकदम हल्का, बट इनफ, लेकिन एक इंसान ये जिंदा है या नहीं इतना बताने के लिए वो काफ़ी था। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, और अगर वो चाहता था कि इंसान ज़िंदा रहे तो उसको आशा देना होगा, उसको होप्स देना होगा, ठीक है। और वो जो पल्स था वो काफ़ी था, वो आशा देने के लिए, वो होप देने के लिए, क्योंकि सदाओ भी जितना वो आदमी ज़िंदा रहना चाहता था, सदाओ भी इतना ही चाहता था कि ये जी जाए, किसी तरीके से ये जीवित रहे, ठीक है, ये किसी भी तरीके से इसकी जान बच जाए, ये सदाओ खुद चाहता था। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। लेकिन अचानक सदाओ के मन में फिर से वो ख्याल आता है कि नहीं, हम तो चाहते ही नहीं कि आदमी जिए, ये आदमी ज़िंदा रहे। अचानक से उसको ऐसा सर्टेनली, वो है तो उसका दुश्मन, अभी फिर से वो डायलेमा अभी तक सदाओ के मन से निकला नहीं है, अभी भी सदाओ उसी झूले पे झूल रहा है, अभी भी सदाओ के मन में वही ख्याल है वापस से, ठीक है। अचानक से उसके दिमाग में फिर वही चीज़ आ रही है कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि आदमी ज़िंदा रहे, लेकिन फिर भी वो उसको बचा रहा है। एक तरफ वो उसको बचा रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहा है हम तो चाहते नहीं कि तुम ज़िंदा रहो, हम तो किया। एक तरफ वो ऑपरेशन कर रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहा है हमको पता ही नहीं कि हम तुम्हारा ऑपरेशन कर क्यों रहे हैं, तुमको तो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। अभी भी वो उस तराजू में झूल रहा है, उसे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। नो मोर एनेस्थेटिक्स ही टोल्ड हैना, और हैना को कहता है वो कि नहीं, अब एनेस्थीसिया देने का ज़रूरत नहीं है, उसके नाक से वो हटा दो। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. अब वो अचानक से जैसे ही बोलता है कि नो मोर एनेस्थेटिक, कि अब उसको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, और वो जल्दी से ऐसे टर्न होता है, मुड़ जाता है, और जैसे ही वो मुड़ता है और वो रुकता नहीं है, यानी कि वो उलझन में है, वो बहुत उसका बॉडी लैंग्वेज से ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो कभी कभी उसको रिग्रेट हो रहा है कि वो ऑपरेशन क्यों किया, और ऑपरेशन कर रहा है तो उसको खुशी हो रही है, अगर वो बच जा रहा है तो उसकी पल्स नब्ज मिल जा रही है तो खुश हो जा रहा है, बुलेट मिल जा रहा है तो खुश हो जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उसको ये समझ में आता है कि ये तो ज़िंदा हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये सर्वाइव कर जाएगा, तो वो दुखी हो जाता है, यानी कि वो डायलेमा में है अभी भी। तो वो फटाक से अपना मेडिसिन, जहाँ पे उसका मेडिसिन था वहाँ से अब एक वायल लेकर के आता है, एक शीशी लेकर के आता है। वायल मीन्स शीशी, शीशी लाता है, और वहाँ से एक फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, और वहाँ से एक सीरिंज, हाइपोडर्मिक मीन्स सीरिंज, और इस वायल से इस सीरिंज को वो क्या करता है, फिल कर लेता है। एक इंजेक्शन सीरिंज लेता है और उससे उस वायल को फिल कर लेता है, भर लेता है, एंड थर्स्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और पेशेंट के लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट बाह पे वो क्या करता है, उसको
डाल देता है, भोंक देता है, ठीक है। थर्स्ट करना मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ को ठूस देना, तो वो डाल देता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, और उसके बाद वो नीडल को, सिरिंज को नीचे रखता है, सुई देने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद वो नीचे रखता है इंजेक्शन को, और फिर से उस आदमी के बांह को उठाता है, रिस्ट को उठाता है, और फिर से वो पल्स को चेक करना शुरू करता है। The pulse under his finger fluttered once or twice and then it grew stronger. और अब जैसे ही वो इंजेक्शन देता है, किसी भी चीज़ का इंजेक्शन दिया होगा वो, हम लोग को उतना नहीं पता, लेकिन वो जो शीशी थी कुछ तो ऐसा था, और इंजेक्शन देने के बाद वापस से वो पल्स को चेक कर रहा है, तो उसके पल्स जो है वो फड़फड़ाती है, फ्लटर होती है, एक दो बार ऊपर नीचे होती है, लेकिन उसके बाद पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यानी कि अभी तक पल्स बहुत धीमी चल रही थी, अब पल्स जो है वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग चलने लगती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हैना इन साइड। और वो कहता है, जैसे ही वो पल्स देखता है कि ये पल्स वापस से नॉर्मल हो गया, तो उसके रिस्ट को छोड़ता है और कहता है, कुछ भी कर लो, ये आदमी जी के रहेगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होने वाला, ये ज़िंदा रहेगा। और आहें भरता है, लंबी गहरी सांस लेता है कि कुछ भी कर लो, ये ज़िंदा रहेगा, ठीक है। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज। अब ऑपरेशन हुए काफ़ी समय हो गया होगा, वो अब इंसान जो है वो यंग मैन यानी कि वो प्रिजनर जो है वो उठता है, लेकिन अभी बहुत कमज़ोर है वो। उसकी आंखें खुलती है, उसकी आंखें पूरी ब्लू कलर की हैं, ठीक है, और वो बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। और क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है कि वो कहाँ है, वो अपने आसपास किसको देख रहा है, जापानीज़ लोगों को देख रहा है। इससे पहले भी वो जापानीज़ लोगों से घिरा हुआ था, जिन्होंने इसके ऊपर गोली चलाई थी, जिन्होंने इसको टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी थी। और अभी भी दूसरा जन्म होने के बाद भी अभी वो अपने आसपास किसको देख रहा है, जापानीज़ को ही देख रहा है। तो वो घबरा जाता है, टेरिफाई हो जाता है, जैसे ही उसे ये समझ में आता है कि वो कहाँ है। तो दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, और वो जैसे ही घबराता है ना, तो हैना को ऐसा लगता है कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, कि हमारे ही लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने, यानी कि हम जापानीज़ ने उसकी ये हालत कर दी है, और वो इतना डर गया है कि हम लोग को देख करके, जिसने उसकी जान बचाई है उसको भी देख करके वो डर रहा है। तो हैना कंपेल्ड का मतलब ऐसा लग रहा था कि हैना ने को मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, माफ़ी मांगनी पड़ रही है। हैना मजबूरी में माफ़ी मांगना नहीं, कहने का मतलब वो माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो गई, अपोलोजाइज़। वो उसको ऐसे डरता हुआ देख करके माफ़ी मांगने पे मजबूर हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए इससे। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, वो उसको खाना ला करके देती है। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी सर्वेंट्स उसको कॉपरेट नहीं कर रहे थे। जितने भी नौकर थे वो लोग कॉपरेट करने के लिए रेडी नहीं थे, कोई खाना लाने के लिए रेडी नहीं था, कोई उसको खाना खिलाने के लिए रेडी नहीं था। तो वो खुद उसको खाना खिलाती है, सर्व करती है, परोसती है। अब देखो यहाँ पे हैना कितनी सॉफ्ट हार्टेड है, ये भी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि एक तरफ वो शुरुआत में जब आया था तो वो बहुत घबराई हुई थी, ये भी उसको पता था कि उसका दुश्मन है, वो किसी भी तरीके का कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं थी, किसी भी तरीके के लिए मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसको ऑपरेट किया गया, जैसे जैसे वो उसके नज़दीक आई, उसको उससे एक अफेक्शन फील हो गया, लगाव हो रहा है, और वो समझ रही है कि यहाँ पे ये लोग जो है, ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, इसको बहुत टॉर्चर किया गया है, ये बहुत तकलीफ़ में है, इसने बहुत कष्ट देखा है, क्योंकि लोगों ने इसको गोली लगी, और उसके बाद भी जो हमारे यहाँ पे हैं अभी भी इतना घबराया हुआ है। तो वो माफ़ी मांगने के लिए अपने आप को सोचती है कि नहीं, हमको माफ़ी मांगना चाहिए इससे। सोचो, वो उसका दुश्मन है फिर भी। तो यहाँ पे वो कितनी सॉफ्ट हार्टेड है, खुद से उसको खाना भी खिला रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग को ये दर्शाता है कि वो हैना जो है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत उसमें इंसानियत है। हैना और सदाऊ दोनों में ही इंसानियत है। When she came in the first time, she saw his summon his small strength to be prepared for someone fearful thing. अच्छा, अब हैना जब फर्स्ट टाइम रूम में आती है तो देखती है कि वो जो आदमी है, जो प्रिजनर है, वो बहुत हिम्मत करके उठने की कोशिश कर रहा है। समन का मतलब वो अपने पूरे स्ट्रेंथ, ताकत लगा रहा है
पूरी कोशिश कर रहा है उठ के बैठने की, ठीक है, गैदर कर रहा है। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग फियरफुल थिंग, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग। और उसको ऐसा लग रहा है कि ये लोग, मैं जापानीज़ के घर में हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, इसका मतलब ये लोग मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करने वाले हैं, कुछ ना कुछ मेरे साथ भयानक होगा, फियरफुल होगा। क्योंकि सोचो लेवल देखो खौफ का, ठीक है, कि वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है, वो उस हालत में कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने पूरी जान लगा रहा है उठने के लिए। डू नॉट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। और वो बहुत प्यार से हैना आकर के उसको कहती है कि डरो मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। और वो शॉक्ड रह जाता है ये देख करके और पूछता है कि आप इंग्लिश कैसे बोल रही हैं, क्योंकि वो इंग्लिश कैसे बोले, वो तो जापानीज़ है, तो जापानीज़ लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो इसीलिए वो बोलता है कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकती हैं। आई वॉज लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। और वो रिप्लाई करती है कि मैं काफ़ी लंबे समय से अमेरिका में रही हूँ, मैं काफ़ी लंबे समय अमेरिका में रही हूँ, क्योंकि सदाओ और हैना तो अमेरिका में मिले थे, सदाओ भी वहाँ पढ़ाई करता था, सदाओ कुछ 8 साल वहाँ पे रहा था, तो हो सकता है हैना भी उतने ही टाइम वहाँ रही होगी। तो इसीलिए वो बोलती है कि आई वॉज लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, मैं बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ, इस वजह से मुझे इंग्लिश आती है। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू बट ही कुड नॉट। और वो देखती है कि वो इस बात पे कुछ रिप्लाई करना चाहता था, लेकिन वो नहीं करता है। मतलब वो जैसे ही बोलती है ना कि मैं बहुत समय अमेरिका में रही हूँ, बहुत दिनों तक मैं अमेरिका में थी, तो वो कुछ रिप्लाई करना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रह जाता है। So she knelt and fed him gently from the porcelain spoon। और इसीलिए वो घुटनों पे अपने बैठती है और उसको पोर्सलेन जो चीनी मिट्टी का जो होता है चम्मच, उससे वो उसको खाना खिलाती है, सूप पिला रही होगी मे बी। ही एट अनविलिंगली, उसे खाने का मन नहीं था, बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बिना इच्छा के, अनविलिंगली। उसको प्रिजनर को खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। हो सकता है उसको डर होगा कि पता नहीं इसमें जहर मिला के दे दिया है। लोग तो जो भी है जापानीज़ है, भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जापानीज़ ने उसकी ये हालत की है, तो उसे भरोसा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वो मन नहीं था उसका खाने का, लेकिन वो फिर भी बिना इच्छा के खा लेता है। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, लेकिन वो खाता है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। और वो अब बोलती है उसको कि बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है, बहुत जल्दी तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ताकत आ जाएगी तुम्हारे में। लेकिन वो ये पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि ये ताकतवर बन जाएगा, इसमें वापस से स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो पता नहीं ये लोग को क्या करना पड़ेगा। ये लोग जैसे जैसे ये अभी बीमार है, तो लोगों के लिए सिंपैथी है इसके मन में, मतलब लोगों के मन में इसके लिए सिंपैथी है। हैना और सदाओ दोनों सिंपैथेटिक है इसके लिए, अभी भी इनको दया आ रही है। लेकिन जैसे ये ठीक हो जाएगा तो हो सकता है उसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर सौंपना पड़ जाए। तो अगर सौंपना पड़ेगा, इसका मतलब है कि ये नहीं चाह रहे कहीं ना कहीं कि ये मोमेंट आए, ये ठीक हो और इसको हम लोग को सौंपना पड़ जाए। वो सिचुएशन को ये लोग फेस नहीं करना चाहते, इसीलिए नॉट लाइकिंग हिम, वो पसंद नहीं कर रही है। एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, लेकिन फिर भी वो उसको थोड़ा सा घुमाती है, ठीक है। ही डिड नॉट आंसर, वो इस बात का भी जवाब नहीं देता है। जैसे ही वो बोलती है कि तुम बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाओगे, वो इस बात का भी जवाब नहीं देता है। When Sadao came in the third day after the operation, he found that the young man was sitting up, his face bloodless with the effort। अब तीसरा दिन हो जाता है ऑपरेशन के बाद, यानी कि अभी तक 2 दिन बीते थे, आज वो तीसरा दिन है। और ऑपरेशन के बाद का तीसरा दिन सदाओ रूम में घुसता है, तो सदाओ देखता है कि वो जो पेशेंट है वो उठ के बैठा हुआ है और बैठने की कोशिश कर रहा है, और उस बैठने की कोशिश में उसका जो चेहरा है वो पूरा ब्लडलेस हो गया, मतलब बदरंग हो गया है, क्योंकि वो ताकत लगा रहा है और उसको ताकत नहीं लगानी चाहिए थी अभी, फिर भी वो ताकत लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसका चेहरे का रंग पूरा उड़ गया है। लाई डाउन, सदाओ क्राइड, डू यू वांट टू डाई। और सदाओ चीखता है, चिल्ला के कहता है कि लेटे रहो, किसने बोला तुमको उठने के लिए, क्या मरना चाहते हो क्या तुम। क्योंकि अभी उसकी हालत नहीं है, उसके घाव अभी भरे नहीं हैं, उसके स्टिचेस अभी खुले नहीं हैं, तो वो अभी उठने की कोशिश कर रहा है, ताकत लगा रहा है, तो उसके लिए एफर्ट लगाना वो ठीक नहीं है।
तो इसलिए सदाव उसको डांटता है, कहता है लेटे रहो, मरना चाहते हो क्या? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. वो ज़बरदस्ती उसको लेटा देता है, वो उसको जेंटली प्यार से लेकिन ज़बरदस्ती उसको बोलता है लेट जाओ, और वापस उसको एग्जामिन करने के लिए पीछे घूमने के लिए बोलता है ताकि वो उसके घाव को देख सके कि अभी उसके घाव का क्या कंडीशन है, कितना भरा कितना नहीं हुआ। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड। वो उसको डांटता और कहता है कि तुमको मरना है तो बता दो, तुम इस तरीके से ये जो हरकतें कर रहे हो इससे मर जाओगे तुम, ये अपने आप को मारने का उपाय है तुम्हारे लिए, ठीक है। वो उसको डांटता है कि ऐसी हरकतें मत करो, मर जाओगे ऐसे तुम। What are you doing? What are you going to do with me? The boy muttered. और ये जो सवाल जो सब के मन में है, हमारे, आपके और हैना के और सदाव के, सबके मन में एक ही सवाल है, और उस प्रिजनर के मन में भी वही सवाल है जो कि वो पूछता है और ये बोलता है कि आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो, ठीक है। और ये जो सवाल था कि आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो, इसका जवाब हमारे पास अभी नहीं है, ना ही अभी शायद सदाव के पास भी नहीं है। यही सवाल तो शुरू से ही पूरे चैप्टर को आगे लेकर के जा रहा है कि आखिर सदाव और हैना उसके साथ करेंगे क्या। बचा तो उसको लिए, जो कि बचाना नहीं चाहिए था, लेकिन मतलब उनके हिसाब से उनको बचाना नहीं चाहिए था, लेकिन बचा तो लिए, उसको ऑपरेट भी कर दिए, वो होश में भी आ गया। लेकिन इन लोग का डिसीजन क्या था कि जैसे ही वो ठीक होगा, बस ज़िंदा हो जाए, उसके बाद तो उसको सौंप ही देंगे। तो भैया जब तुम सौंप दोगे तो वहाँ भी तो उसको मार ही देंगे, तो इसको रिपेयर करके सौंपने का क्या मतलब था, ठीक है। जो तुम उसकी मरम्मत किए हो उसके बाद उसको सौंपने वाले हो, तो इसका कोई सर पैर है इस बात का? तो ये क्यों, तब भी मरेगा वो, अभी भी तुम्हारे यहाँ था तो मर ही जाता। तो ये सवाल, क्योंकि उनको भी पता है कि वो उसको सौंपेंगे मतलब वो मार देगा, वो लोग मारेगा ही, निश्चित मार देगा उसको। तो ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि ये मरे, क्योंकि अगर वो ये लोग ये बात चाहते कि ये प्रिजनर मर जाए तो उसको यही मार देते ना। तो इनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं, इनमें इतना ह्यूमैनिटी है, इनमें इंसानियत है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि एक इंसान को मौत के मुंह में ले जा करके खुद ढकेल दे और बोले कि जाओ, हमको पता है कि तुम यहाँ मरने वाले हो तो मरो, ठीक है। ये लोग लेकिन ऐसा सोचे तो थे, अब ये ऐसा कर पाते हैं कि नहीं ये तो हम लोग आगे ही देखेंगे। तो इसीलिए वो पूछता है कि आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। He looked just now barely 17, और वो जो लड़का था ना, उसकी शक्ल मतलब महज 17 साल थी, ठीक है। उसके अभी जैसी उसकी हालत है उस हिसाब से वो और छोटा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है अभी कि वो बस बिल्कुल 17 साल का लड़का है। Are you going to hand me over? तो पूछता है कि क्या आप लोग मुझे सौंप दोगे, यानी कि आप लोग मुझे जापानीज़ गवर्नमेंट को क्या सौंप दोगे? हैंड मी ओवर। फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। कुछ क्षण के लिए सदाव जवाब नहीं देता है। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। सदाव अभी जांच पड़ताल कर रहा होता है, वो देखता है कि वहाँ उसका घाव कैसा है, तो वो जैसे ही चेक करता है, उसका एग्जामिनेशन ख़त्म होता है, तो वो हैंड वो कहता है कि लेटे रहो, और उसके ऊपर एक चादर डाल देता है, यानी कि जो उसको उड़ने की जो चीज़ है वो उसको उड़ा देता है और कहता है आराम करो, क्योंकि वो ये कॉन्वर्सेशन नहीं चाहता है कि अभी ये कॉन्वर्सेशन हो, क्योंकि सदाव को खुद नहीं पता है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा तो उसको, क्योंकि देखो वो अगर इतना लगाव है तभी तो उसके साथ वो उसको ट्रीटमेंट कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, वो उसको किसी भी एंगल से वो नहीं चाहता है कि वो पेशेंट मर जाए, उनमें ही ह्यूमैनिटी है इतनी, ठीक है, वो लोग इतने क्रूअल नहीं हैं। तो पता नहीं वो लोग ये स्ट्रेंथ गैदर कर पाएंगे कि नहीं, और वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे कि वो लोग इसको ले जा करके जापानीज़ गवर्नमेंट को सौंप दें, वी डोंट नो। और हो सकता है इनको अपना पैट्रियाटिज़म याद आ जाए, या इनके सर्वेंट्स इनको फोर्स करें, या कुछ भी हो सकता है, और आगे सिचुएशन क्या होगी वी डू नॉट नो, and we will find it out in the next lecture what happens next. Thank you.